अरे भाई कल तक तो कह रहे थे कि भाजपा ये गलत कर रही, ये गलत कर रही, ये गलत कर रही, आज सही हो गई। कहा नहीं, बिरादरी की इज्जत का सवाल है। तो हमने कहा तुम्हारी बिरादरी ने कोई मीटिंग किया होगा, उसमें इसको कैंडिडेट घोषित किया होगा, इसलिए तुम्हारी बिरादरी की इज्जत दांव पर लगी है। कहा बिरादरी की कोई मीटिंग नहीं हुई। हमने कहा फिर किसने तुम्हारी बिरादरी के आदमी को कैंडिडेट घोषित कर दिया? कहा वो तो बीजेपी हाईकमान ने घोषित कर दिया है। तो हमने कहा बीजेपी हाईकमान तो आरएसएस का है, वो तो तुम्हारी जाति का है नहीं। तो उसमें तो जो सबसे टॉप क्लास का गुलाम आदमी होगा उसको टिकट दिया जाएगा। आपको तो दिल्ली घेरना चाहिए था, लेकिन पंडित जी लोगों ने कहा अयोध्या घेरो। अरे घेरना दिल्ली था, दिल्ली घेरते तो नौकरी मिलती, दिल्ली घेरते तो 52% आरक्षण मिलता। आप दिल्ली नहीं गए, आप कहां गए? क्योंकि पंडित जी आपके घर में आए, कहा अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है, चलो अयोध्या। आप अयोध्या गए, अब हाथी जैसा शरीर है ओबीसी का 52%, गया टक्कर मारा, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को गिर गई। अब बाबरी मस्जिद गिर गई, चलो कुर्बानी दे दिया करोड़ों नौकरियों की मंदिर के लिए, अब मंदिर बन रहा है, एक भी ओबीसी को रखा क्या? धन्यवाद संचालक जी। आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जयंती समारोह के मौके पर ग्राम सभा सहनूपुर पश्चिमी खलिहान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय डॉक्टर संग्राम सिंह यादव जी, विधायक अतरौलिया, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एच.एन. पटेल जी, विधायक सगड़ी, माननीय सुशील यादव जी, प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश, माननीय अभय नारायण सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक सगड़ी, माननीय शिवधर प्रसाद जी, पूर्व पीआरओ, माननीय जयराम पटेल जी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सगड़ी, माननीय भुजराम सिंह पटेल जी, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष हर्रैया, और तमाम वक्ता साथी और सामने आए हुए साथियों, सबसे पहले तो छत्रपति साहू महाराज का ये 150वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इस जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही साथ उन तमाम महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनकी वजह से आज हम बोलने लायक हुए हैं और आप लोग सुनने लायक हुए हैं। नहीं तो हम लोग ना बोलने लायक थे और ना सुनने लायक थे। इसी के साथ साथ इस गांव के माननीय शिवबचन मास्टर साहब, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद भी हम लोगों से ज़्यादा चलते थे। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कहीं भी अगर कार्यक्रम लगता था तो उनको हम लोग कहते भी थे, रोकते भी थे, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं थे। तो उनका भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तो उनको भी हम इस मौके पर याद करना चाहेंगे, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। साथियों, बड़ी खुशी की बात यह है कि अब छत्रपति साहू महाराज को लेकर देश भर में चेतना पैदा हो रही है। नहीं तो हमारे समाज के जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के बारे में हमारे समाज के अंदर चेतना का बहुत ज़्यादा अभाव है। इस देश में ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर देश में एक बड़ा आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन ये था कि हमारे समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में पढ़े लिखे हो जाए, और पढ़े लिखे हो जाएंगे तो स्वाभिमानी हो जाएंगे, और स्वाभिमानी हो जाएंगे तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और उनके प्रयासों की बदौलत आज हमारे देश में करोड़ों लोग पढ़े लिखे तो हो गए, लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों को अगर पूछो
कि छत्रपति साहू महाराज को जानते हो क्या? तो बहुत सारे लोग उसमें से छत्रपति साहू महाराज को नहीं जानते। केवल छत्रपति साहू महाराज का मामला नहीं है, हमारे तमाम महापुरुषों को नहीं जानते। जैसे मान लो कि आज हमारे बैकवर्ड समाज में, शेड्यूल कास्ट के समाज में बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज चलाते, लेकिन जब उनके स्कूल में वार्षिक उत्सव होता है तो सावित्रीबाई फूले का फोटो नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो जानेंगे तब तो फोटो लगाएंगे, जब जानते ही नहीं तो फोटो कैसे लगाएं? तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस समाज में पढ़े लिखे वर्ग का निर्माण किया, लेकिन वही पढ़े लिखे वर्ग के लोग अपने महापुरुषों के बारे में जानते तक नहीं। मानने की बात तो बहुत बड़ी है, जानते ही नहीं। और उसका नतीजा ये होता है, उसका नतीजा क्या होता है? जब कुछ जागरूक लोग ऐसे महापुरुषों की जयंती रखते, ऐसे महापुरुषों का परिनिर्वाण दिन मनाते, तो होता क्या है? होता ये है कि ज्यादातर जो लोग बोलना चाहते हैं उनको मैटर ही नहीं मिलता कि हम कहां से जानकारी लें उनके बारे में। एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी का स्रोत ही अवेलेबल नहीं है। जब जानकारी का स्रोत ही अवेलेबल नहीं है तो जो जानना चाहता है वो भी नहीं जान पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जो लोग इस प्रकार के कार्यक्रम की अगुवाई करके इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वो छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, वो पढ़े लिखों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अनपढ़ों को पढ़ाने का काम की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखों को पढ़ाने का काम कर रहे। क्योंकि एजुकेशन दो प्रकार की, एक एजुकेशन है एकेडमिक एजुकेशन और एक एजुकेशन है सोशल एजुकेशन। तो जो एकेडमिक एजुकेशन है वो तो आदमी बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, उसका तो हो गया, एकेडमिक एजुकेशन तो हो गया। लेकिन अब एकेडमिक एजुकेशन के सिलेबस में साहू महाराज होंगे तब तो साहू महाराज के बारे में जानोगे। जब एकेडमिक एजुकेशन के सिलेबस में साहू महाराज हैं ही नहीं तो साहू महाराज के बारे में पढ़े लिखे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ज्योतिबा फूले हैं नहीं तो पता नहीं चलेगा, बाबा साहब अंबेडकर हैं नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो फिर जानकारी कैसे होगी? तो ये जो हम लोग जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, ये केवल जयंती मनाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये सामाजिक रूप से शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, सोशल एजुकेशन देने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर हमें हमारे हक अधिकार चाहिए, अगर हमें हमारे हक अधिकार लेना है तो केवल एकेडमिक एजुकेशन से नहीं होगा। एकेडमिक एजुकेशन ने क्या किया? एकेडमिक एजुकेशन से पहले फटी धोती फटे कुर्ते वाला गुलाम होता था, अभी कोट पैंट टाई वाला गुलाम पैदा हो गया। पहले फटी धोती फटी कुर्ते वाला गुलाम होता था, अभी कोट पैंट टाई वाला गुलाम पैदा हो गया। जब फटे धोती फटे कुर्ते वाला आदमी था उसको अधिकार मिला संविधान का, वो गया बीएसएनएल में गड्ढा खोदने के लिए, वो गया रेलवे में गड्ढा खोदने के लिए, और जब गड्ढा खोदने के लिए गया तो परमानेंट हो गया, अनपढ़ आदमी परमानेंट हो गया। और अनपढ़ आदमी परमानेंट हो गया तो सैलरी कितना पाने लगा? 60,000 रुपया महीना, अनपढ़ आदमी। और आज बीटेक करके ग्रेजुएट इंजीनियर आज सैलरी कितना पाता है? 20,000, 25,000। तो वो तो अनपढ़ ही ठीक था आज के पढ़े लिखे से, आज के ग्रेजुएट इंजीनियर से तो वही ठीक था। इतना पढ़ाने के बाद में ये स्थिति है, ये स्थिति वहां से यहां तक क्यों पहुंच गई? वो स्थिति वहां से यहां तक क्यों पहुंच गई? क्योंकि जो पढ़ा लिखा निकल कर आया वो कोट पैंट टाई वाला गुलाम हो गया। उसको सोशल एजुकेशन ना होने की वजह से वो सोशल लड़ाई नहीं लड़ा, अपने हक अधिकार को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ा, और इसलिए वो हक अधिकार नहीं मिला।
अक्सर जब लोग जयंती मनाते हैं तो हम लोग देखते हैं जयंती कैसे मनाई जाती है। जिस महापुरुष की जयंती, उसकी बिरादरी के ही लोग इकट्ठा होकर जयंती मनाने का काम करते हैं। अक्सर आम तौर पर यह बात देखी जाती है, आप लोग भी जानते हैं कि जिस महापुरुष की जयंती, उसी बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर जयंती मनाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कहा ऐसा नहीं चले, ऐसा नहीं चलेगा। और ऐसा अगर आप कर रहे हो और एक बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर किसी महापुरुष की जयंती मना रहे हो, तो इसका मतलब आप उसी महापुरुष के खिलाफ में काम कर रहे हो जिस महापुरुष की जयंती मनाने का आप काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महापुरुष ही जीवन भर जाति खत्म करने के लिए संघर्ष करता रहा और आपने उस महापुरुष को जाति के बंधन में बांध दिया। जिसने पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए काम किया, उसको आपने जाति के बंधन में बांधने का काम कर दिया और जाति के बंधन में बांध दिया तो महापुरुष का अपमान कर दिया और उसके ही खिलाफ आप काम कर रहे हो। जो काम महापुरुष कर रहे थे कि जाति खत्म होनी चाहिए, आप जाति को मजबूत करने का काम कर रहे हो। और जब जाति को मजबूत करोगे तो जाति के नाम पर तो कोई अधिकार है नहीं, तो आपको अधिकार कहां से मिलेगा? अधिकार मिलेगा नहीं। छत्रपति साहू महाराज भी जाति व्यवस्था के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। इसलिए नासिक में जो उन्होंने अपना भाषण दिया 15 अप्रैल 1920 को, 15 अप्रैल 1920 को नासिक के भाषण में छत्रपति साहू महाराज ने कहा कि जातिवाद का अंत जरूरी है, जाति को समर्थन देना अपराध है और हमारे समाज के विकास में, उन्नति में सबसे बड़ी बाधा जाति है। लेकिन आज लोग क्या सोचते हैं? साहू जी महाराज महान थे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो उनकी जाति में पैदा हो गए इसलिए महान है, हमें क्या करने की जरूरत है, हम तो उनकी जाति में पैदा हो गए इसलिए महान हो गए। और साहू महाराज क्या कह रहे? जातिवाद का खात्मा जरूरी है, जाति का समर्थन करना अपराध है और जातिवाद हमारे समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यह बात साहू महाराज कर रहे हैं। तो साहू महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साहू महाराज जातिवाद को झेल रहे थे, जातिवाद को समझ रहे थे और जातिवाद से किसको फायदा होगा ये भी समझ रहे थे। जाति जिसने बनाई उसी को फायदा पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है। अब जाति किसने बनाई? किसी यादव ने बनाई होती, किसी कुर्मी ने बनाई होती, किसी मौर्य ने बनाई होती, किसी गरड़िया ने बनाई होती, तो अरे बनाने वाला इतना मूर्ख होगा कि अपने को लात जूता खाने के लिए नीचे रख लेगा? इतना मूर्ख तो बनाने वाला होगा नहीं। अगर बनाई होती हम में से किसी ने, हमारे पूर्वजों ने, तो अपने को ऊपर रख लेते, नीचे नहीं रखते। अगर हम नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पुरखे पूर्वजों ने नहीं बनाई जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है उसने जाति व्यवस्था बनाई। क्षत्रिय भी ये नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वजों ने बनाई और वैश्य भी ये नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वजों ने बनाई, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी बनाई होती तो दूसरे और तीसरे नंबर पर नहीं रखते, पहले नंबर पर रख लेते अपने को। अगर दूसरे और तीसरे नंबर पर क्षत्रिय और वैश्य हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके पूर्वजों ने नहीं बनाए। लेकिन पकड़े हम ही हैं सबसे ज्यादा जोर से। क्यों पकड़े हैं? क्योंकि हम ऊपर तो देखते नहीं, नीचे ही देखते हैं। जैसे सीढ़ी, घर में सीढ़ी होती है, छत होता है, छत पे चढ़ने की सीढ़ी होती है, सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े हो जाओ और नीचे की तरफ देखो तो क्या लगेगा? सबसे ऊपर हम हैं, यही तो लगेगा। और एक बार ऊपर की तरफ देखो तब क्या समझ में आएगा? अरे हमसे भी ऊपर लोग हैं। तो जब ऊपर की तरफ देखोगे तब समझ में आएगा कि हमसे ऊपर लोग हैं, तो हमसे ऊपर हैं, हम नीचे हैं। इसका मतलब तब क्या पता चलेगा? हम नीचे हैं, लोग ऊपर हैं। और जब नीचे की तरफ देखोगे तो पता चलेगा लोग नीचे हैं, हम ऊपर हैं। तो अक्सर आदमी की आदत है नीचे की तरफ देखने की। अगर ऊपर की तरफ देख ले तो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के काम पर लग जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जितनी जाति के लोग हैं
वो थोड़ा एक बार ऊपर भी देख ले कि उनके ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं वो छोड़ दे, पहले ऊपर देख ले कितने हैं। जब ऊपर देख लेगा तब उसको अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि इस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में हमें कहां रखा गया है और हमारे पुरखे पूर्वजों को इतना अपमानित क्यों किया गया है। छत्रपति साहू महाराज 20 साल की उम्र में राजगद्दी संभालते, और जब 20 साल की उम्र में छत्रपति साहू महाराज राजगद्दी संभालते हैं तो नहाने के लिए जाते। जब नहाने के लिए जाते हैं तो जो पुरोहित था वो पुरोहित गायब था। अब राजा के नहाते समय पुरोहित को मंत्र पढ़ना होता था, अब पुरोहित गायब था। तो राजा के आदमी ने राजा को कहा कि राजा साहब पुरोहित तो है नहीं। तो राजा साहब ने कहा कहां गया पुरोहित? कहा पता नहीं कहां गया। तो साहू महाराज ने आदेश दिया जहां है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वहां से उसको पकड़ कर ले आओ, उठा कर ले आओ। अब राजा का आदेश तो लोग निकल गए, राजा के आदमी, और राजा के आदमी निकल गए तो एक बेश्या के घर में पड़ा हुआ था, जैसे हालत में था वैसे हालत में राजा के आदमी उसको उठा कर ले आए। और जब राजा के आदमी उठा कर ले आए तो मंत्र पढ़ना शुरू किया। तो साहू महाराज के जो सहयोगी थे वो जानकार थे, उन्होंने साहू महाराज को कहा महाराज राजा के नहाते समय पुरोहित को नहा कर आना जरूरी है, और फिर वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करना होता है। ये पुराणोक्त मंत्र का उच्चारण कर रहा है, वेदोक्त मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा है। तो राजा साहब ने पूछा, साहू महाराज ने पूछा क्यों पुरोहित ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा महाराज अब ये ग्रंथों की बात कर रहे हैं कि ग्रंथों के अनुसार राजा को नहाते समय पुरोहित को स्नान करके स्वच्छ होकर आना चाहिए और वेदोक्त मंत्र पढ़ना चाहिए। तो ये तो ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो मैं भी ग्रंथों से ही बता रहा हूं। महाराज जैसे ये काम हमको करना चाहिए, महाराज वैसे ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय को ही राजा बनना चाहिए, शूद्र को राजा नहीं बनना चाहिए। और महाराज आप कुनबी बिरादरी में पैदा हुए हो, आप वर्ण व्यवस्था में शूद्र हो, जैसे आप शूद्र होकर राजा बन गए हो वैसे ही मैं भी बिना नहाए पुराणों का मंत्र पढ़ रहा। तो महाराज को बड़ा गुस्सा आया। महाराज ने कहा ये पुरोहित हमारे ही राज्य में रहकर हमसे ही जुबान लड़ा रहा, हमें ही अपमानित करने का काम कर रहा है। तो पुरोहित के नाम पर जितनी सुविधा थी उसके पास में, जो जायदाद जमीन जो सुविधा पुरोहित के नाम पर उसको मिली थी राजा की तरफ से, वो सारा राजा ने वापस ले लिया। साहू महाराज ने आर्डर निकालकर वो सारा वापस ले लिया। और वो केवल वापस नहीं लिया, वापस लेने के बाद में फिर उन्होंने आर्डर निकाला कि अब इन चीजों की पढ़ाई होगी, मतलब शादी कैसे कराना है, विवाह कैसे कराना है, इन चीजों की पढ़ाई होगी। ज्योतिबा फूले अपने समय में क्या कर रहे थे? ज्योतिबा फूले अपने समय में यही कह रहे थे कि जैसे नाई का बाल काटना धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। अब हम लोग धंधा को धर्म समझ लिए। अब ये तो हमारी न मूर्खता है कि धंधा को धर्म समझ लिए, ये हमारी मूर्खता है। उसकी मूर्खता थोड़े ही, उसको तो फायदा हो रहा है, जो कर रहा है सब में ले रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है, आपके परिवार के बीच में घुस रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं है। ज्योतिबा फूले यही कह रहे थे कि ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। तो साहू महाराज ने उस धंधे को सबके लिए खोल दिया और कहा अब इसकी पढ़ाई होगी, अब इसकी पढ़ाई होगी, और जो पढ़ाई पढ़ लेगा, परीक्षा पास कर लेगा, उस सब को ये सारा कर्मकांड कराने के लिए अधिकार होगा, वो सारा करे। तो उससे शंकराचार्य बहुत नाराज हो गए, जो साहू महाराज के राज में रहते थे। जब शंकराचार्य नाराज हो गए तो शंकराचार्य भी राज छोड़ करके शंकराचार्य को भी भाग जाना पड़ा, कहा यहाँ ठीक नहीं है रहना। तो शंकराचार्य भी साहू महाराज का राज छोड़कर भाग गए। तो छत्रपति साहू महाराज जो संघर्ष कर रहे थे वो
जो बात ज्योतिबा फूले 1848 में जब वो अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में गए और ब्राह्मणों ने उनको धक्का मारकर बाहर निकाला, तो ज्योतिबा फूले बहुत दुखी हुए। और ज्योतिबा फूले जब बहुत दुखी हुए तो ज्योतिबा फूले बैठकर सोचने लगे कि मुझे धक्का मारकर क्यों निकाला। तो उनको समझ में आया कि ये व्यवस्था है, हमको अपमानित करने वाला ये सिस्टम है, और ये जो हमको अपमानित करने वाला सिस्टम है, ये केवल हमारा ही अपमान इससे नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों का इसके पहले हो चुका है और बहुत सारे लोगों का इसके बाद भी होगा। तो ज्योतिबा फूले ने समझा, जिसने धक्का मारा उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, ये जो सिस्टम धक्का मरवा रहा है, इस सिस्टम को बदलने के लिए लड़ने की जरूरत है। तो ज्योतिबा फूले ने उस सिस्टम से लड़ने का विचार बनाया। फिर ज्योतिबा फूले ने सोचा, अरे हमें तो धक्का मारा, इतने में ही हम बहुत दुखी हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, और इनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बंधा है। शेड्यूल कास्ट के जो लोग पूना में थे, जिनको ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया था, तो पूना में जो पेशवाओं का राज था, वहां उनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बंधा रहता था, क्योंकि वो चले तो जो पैर का निशान पड़ता है वो मिट जाना चाहिए झाड़ू से। नहीं तो जहां शेड्यूल कास्ट के आदमी के पैर का निशान पड़ा है, अगर उस पर ब्राह्मण का पैर पड़ गया तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट का आदमी धरती पर थूक नहीं सकता, इसलिए मटका उसको बांधा हुआ था। तो ज्योतिबा फूले ने सोचा, मुझे धक्का मारा, इतना अपमान लगा, इनको नहीं लग रहा है, इनके गले में मटका, पीछे झाड़ू बंधा हुआ है, इनको अपमान नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसके ऊपर ज्यादा अन्याय होता है वही अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है, मगर ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। जिसको ज्यादा एहसास होता है वो अन्याय के खिलाफ ज्यादा लड़ने के लिए तैयार होता है। अन्याय होने मात्र से, अन्याय तो हजारों साल से हो रहा, ज्योतिबा फूले ही क्यों खड़े हुए? क्योंकि ज्योतिबा फूले को एहसास हुआ कि ये अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ज्योतिबा फूले ने यह भी एहसास किया कि आखिर इनको क्यों नहीं लग रहा है। तो ज्योतिबा फूले को समझ में आया कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मेरे अंदर स्वाभिमान की भावना है, मेरे अंदर स्वाभिमान की भावना है, तो इसलिए मुझे अपमान लग रहा है। अगर समाज में स्वाभिमान पैदा करना है, स्वाभिमानी समाज निर्माण करना है, तभी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होगी। और स्वाभिमानी समाज पैदा करने के लिए पढ़ाना होगा लोगों को, शिक्षित करना होगा लोगों को। तो 1 जनवरी 1848 को ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोला और कहा, बिना विद्या के मति नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। और कहा, ये जो शूद्रों का सत्यानाश हुआ है ये विद्या ना होने की वजह से हुआ है, अविद्या के कारण हुआ है। ज्योतिबा फूले ने पढ़ाने का काम किया, और ज्योतिबा फूले ने अपने समय में पढ़ाने का काम किया, अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने के काम पर लगाया। और इस वजह से उनके घर से उनके माँ बाप ने उनको निकाल दिया। क्यों? ब्राह्मण उनके घर चले गए और कहा कि आपका जो बेटा है ये धर्म विरुद्ध काम कर रहा है, धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, और आपके घर में रहता है तो आपको भी पाप लगेगा। तो ज्योतिबा फूले के पिताजी ने ज्योतिबा फूले से कहा कि ये जो काम तुम कर रहे हो, या तो ये काम बंद कर दो या तो घर हमारा छोड़ दो। तो ज्योतिबा फूले चाहते तो उनकी भी मजबूरी थी घर में रहना, तो वो भी घर में रह लेते, ये काम छोड़ देते। अगर ये काम छोड़ देते तो ना हम बोल रहे होते ना आप सुन रहे हो। तो ज्योतिबा फूले ने तय किया, काम नहीं छोड़ना है, घर छोड़ना है। तो ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले ने घर छोड़ दिया, और जब घर छोड़कर निकल रहे थे पूरे गांव वाले देख रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था फूले कहाँ जा रहे हैं। जब गांव से बाहर निकले तो उस्मान शेख ने देखा, कहा फूले कहाँ जा रहे हो? कहा पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, घर से निकाल दिया है अब जा रहे हैं। तो उस्मान शेख ने कहा कहीं मत जाओ, हमारे घर में आ जाओ और स्कूल भी खोल लो,
स्कूल की भी जगह देते हैं। उस्मान शेख ने ज्योतिबा फूले को रहने की जगह दिया, स्कूल खोलने की जगह दिया, और केवल स्कूल खोलने की जगह नहीं दिया, अपनी बहन फातिमा शेख को उनके स्कूल में टीचर बनाने का काम किया, पढ़ाने का काम किया, जिनकी बदौलत अगर उस्मान शेख ने वो काम नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं जो बात आगे बढ़ाई ज्योतिबा फूले ने वो बात आगे बढ़ पाती कि नहीं बढ़ पाती। अगर ये इतिहास हम लोग जान ले तो जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर हमको बांटने का काम करते हैं, हमको लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं, हम नहीं गुमराह होंगे, हम नहीं लड़ेंगे। इसलिए हमारा इतिहास दबाया जाता है, इसलिए हमारा इतिहास छुपाया जाता है। हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें स्कूल खोलने का अधिकार है, स्कूल की बिल्डिंग बनाने का अधिकार है, स्कूल में टीचर रखने का अधिकार है, टीचर को वेतन देने का अधिकार है, मगर स्कूल में क्या पढ़ाना है ये तय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। सिलेबस तय करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास में है, और इसलिए हमारे महापुरुषों को सिलेबस से बाइकाट किया गया है, सिलेबस से हटाया गया है हमारे महापुरुषों को। तो ज्योतिबा फूले ने उस समय लड़ाई लड़ी, पढ़ाने लिखाने का काम किया। छत्रपति साहू महाराज जब राजा हुए तो छत्रपति साहू महाराज ने उस काम को अपने हाथ में लिया। चूंकि वो राजा थे तो उन्होंने अपने हाथ में लिया और अपने राज्य के हर गांव में स्कूल खोला। केवल स्कूल नहीं खोला, फ्री शिक्षा और कंपलसरी एजुकेशन लागू करने का काम किया। मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का कानून अपने राज्य में लागू करने का काम किया। और ये सारे की वजह से जो उस समय ब्राह्मण थे उनके राज्य में, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि ये वो दौर था जब देश में उस समय कांग्रेस के आंदोलन का नेतृत्व तिलक कर रहे थे, तो तिलक को भी ये बात ठीक नहीं लगती थी। फिर साहू महाराज ने अपने राज्य में देखा कि उनके राज्य में क्या स्थिति है। जब वो राजा बने तो उन्होंने देखा कि राज्य में जो अधिकारी के 71 पद हैं उसमें 60 पर ब्राह्मणों का कब्जा है। 71 पदों में से 60 पर केवल अकेले ब्राह्मणों का कब्जा है, और 500 पद जो क्लर्कों के हैं उसमें 490 पर अकेले ब्राह्मणों का कब्जा है। तो साहू महाराज ने सोचा कि राज हमारा है, राजा हम हैं, जनसंख्या हमारी है, कब्जा ब्राह्मणों का है। इसलिए छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण 26 जुलाई 1902 को लागू करने का काम किया, ताकि इस देश के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। और जब ये आरक्षण लागू हुआ, आज आरक्षण के नाम पर पेट में कितना दर्द होता है, आज कितना दर्द होता है। अब 1902 में कितना हो रहा होगा। जब आज इतना होता है, संविधान में लिखा होने के बाद इतना दर्द है, तो 1902 में जब छत्रपति साहू महाराज ने ये आरक्षण लागू किया तब कितना दर्द होता रहा होगा। तब तो बहुत ज्यादा दर्द था, और इतना दर्द था कि जब लोग आरक्षण से भर्ती हुए, जैसे यहाँ नहीं कहते, पहले प्रचार करते थे, अरे वो डॉक्टर आरक्षण से आया है, ऑपरेशन ठीक नहीं करता है, पेट में ही कैंची छोड़ देता है, ताकि हमारा आदमी शेड्यूल कास्ट ओबीसी के डॉक्टर के पास में ना जाए, तो बदनाम करने का काम करते थे, आज भी करने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र तो आज होता है। तो उस समय भी जब हमारे लोग आरक्षण से चले गए प्रशासन में, तो ब्राह्मण लोग आए साहू महाराज के पास, जो इनके कर्मचारी थे वो आए साहू महाराज के पास, और साहू महाराज को कहा कि महाराज, ये जो आरक्षण से आए ना, ये योग्य लोग नहीं है, इनके अंदर योग्यता नहीं है, और ये किसी काम के नहीं है, और इनसे राज चलेगा नहीं, राज ध्वस्त हो जाए। तो साहू महाराज ने क्या जवाब दिया पता है? साहू महाराज ने ये नहीं कहा कि वो योग्य है। साहू महाराज का भी दिमाग कैसा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, हमने जिनको भर्ती किया वो योग्य है। साहू महाराज ने उन ब्राह्मणों को कहा कि तुम तो योग्य हो ना, अरे जो आरक्षण से आए वो योग्य नहीं है, मगर तुम तो योग्य हो, तुम ब्राह्मण लोग, तो तुम लोग जब योग्य हो तो एक काम करो कि जो योग्य नहीं है उनको योग्य बना दो। और टाइम दे दिया, कहा इतने दिन के अंदर अगर योग्य नहीं बना पाए तो हम ये मान लेंगे कि तुम ही योग्य नहीं हो,
और उन्हें तो नहीं निकालेंगे मगर तुम्हें निकाल देंगे नौकरी। तो ब्राह्मण घबरा गए कि ये तो उल्टा दांव पड़ गया, हमने शिकायत किया और साहू महाराज ने तो ये कह दिया, अब क्या होगा। तो कुछ ही दिन बाद फिर साहू महाराज के पास वो लोग आए और उन लोगों ने कहा महाराज योग्य हो गए, जो आरक्षण से आए थे वो सब योग्य हो गए, हम लोगों ने बना दिया। तो साहू महाराज अपने तरीके से सारी चीजें, अपने हिसाब से सारी चीजें करते थे। एक ब्राह्मण वकील साहू महाराज के पास चल कर आ गए और साहू महाराज को कहा महाराज आरक्षण की वजह से योग्य लोग नहीं आएंगे और आपका राज्य बर्बाद हो जाए। तो महाराज उनको अपने अस्तबल में ले गए जहां घोड़े बांधे जाते हैं, और अस्तबल में ले गए तो एक नौकर को आदेश दिया कि सारे घोड़ों का जो चना है वो एक जगह इकट्ठा कर दो और फिर सारे घोड़ों को खोल दो। तो एक जगह सारा चना इकट्ठा कर दिया गया, सारे घोड़ों को खोल दिया गया। तो जो मजबूत घोड़ा था वो आगे डट कर खा रहा था, जो कमजोर घोड़ा था वो झपट्टा मारता था, मुंह में जितना आता था लेकर पीछे हो जाता था, खाता था। और जो एकदम निरीह और कमजोर टाइप के घोड़े थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने हिस्से का चना उस चने के ढेर से ले लें। तो उस वकील ने कहा महाराज ये कौन सा सिस्टम आपने अपनाया है, इससे तो कमजोर घोड़े खाने के बगैर ही मर जाएंगे, वो खा ही नहीं पाएंगे, मजबूत घोड़े उनको खाने नहीं देंगे। तो साहू महाराज ने कहा समझ में आ गया, यही तो आरक्षण है। जब हम जानवरों के साथ न्याय करते हैं, सबको सबके हिस्से का खाना देते हैं, तो ऐसे इंसानों के साथ भी न्याय करने के लिए ये आरक्षण व्यवस्था लागू किया। तो साहू महाराज के अपने अपने तर्क थे, उनके अजीब अपने तर्क थे। तो साहू महाराज के राज में घुमंतु जाति के लोग भी रहते थे, मतलब एक जाति के लिए काम नहीं किया। घुमंतु जाति के लोग साहू महाराज के राज में रहते थे, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया हुआ था। तो क्रिमिनल ट्राइब का मतलब उनके घर में अगर बच्चा पैदा होता था तो थाने में जाकर नोट करवाना पड़ता था कि एक क्रिमिनल और पैदा हो गया है, क्योंकि अंग्रेज क्या मानते थे कि ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं इनके घर इंसान नहीं पैदा होता, डायरेक्ट क्रिमिनल ही पैदा होता है, ये जन्मजात क्रिमिनल है, ऐसा अंग्रेज मानते थे। तो साहू महाराज ने अंग्रेजों को लिखा, कहा ये जन्मजात अनुजात नहीं है, इनको हमने अपनी पुलिस में भर्ती कर लिया है। जब इनके पास रोजी रोटी नहीं रहेगी तो ये तो डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, मारपीट करेंगे। अगर इनको काम दे दिया जाए, इनको रोजगार दे दिया जाए तो ये क्यों डकैती डालने का काम करेंगे, और ये मैं अपने राज्य में करके दिखा रहा हूं। साहू महाराज ने कहा ये मैं अपने राज्य में कर दिखा रहा हूं। तो एक एक समाज के लिए कुरान को उन्होंने मराठी में अनुवाद करवाया। तो किसी एक धर्म को नहीं, सारे धर्म के लोगों को, सारी जाति के। अगर आप कोल्हापुर जाओ, मैं तो कई बार गया हूं और एक एक चीज देख कर आया। अगर आप कोल्हापुर जाओ तो चूंकि अभी तो बहुत ज्यादा दिन का मामला है नहीं, अभी तो 150 जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय का मामला है नहीं। एक एक चीज है, आप देखेंगे तो एक एक जाति के जो हॉस्टल बनाए रहने की, चूंकि इतना छुआछूत था, इतना ये था कि अलग अलग जाति के लिए अलग अलग हॉस्टल बनवाने पड़े साहू महाराज को, ताकि सब लोग पढ़ ले कम से कम। तो वो सारी चीजें अभी मौजूद है। बहुत बड़ा डैम जो कोल्हापुर में पानी नहीं था किसानों के लिए, तो विदेश से इंजीनियर बुला करके बहुत बड़ा डैम बनवाया। वो डैम से आज भी पूरे कोल्हापुर को पानी जाता है। तो ऐसे बहुत सारे काम छत्रपति साहू महाराज ने एक राजा के तौर पर अपने राज्य में किए। और मुझे तो, मैं जितना पढ़ पाया, जितना समझ पाया, आधुनिक भारत में छत्रपति साहू महाराज के मुकाबले काम करने वाला कोई दूसरा राजा नहीं है जिसने शोषित वंचित समाज के लिए काम किया हो। ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं है, जितना मैं पढ़ पाया, जितना मैं समझ पाया। जब साहू महाराज का राज था तो उस समय अस्पताल, तालाब, कुआं, इस पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को जाने का अधिकार नहीं था। सरकारी अस्पताल में शेड्यूल कास्ट के लोग इलाज नहीं करा सकते थे। साहू महाराज ने आर्डर निकाला और कहा ये सबके लिए ओपन किया जाता है।
शेड्यूल कास्ट के लोग भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं, कुएं पर जा सकते हैं, तालाब में जा सकते हैं। और उन्हीं के राज्य का उनका ही एक आदमी तालाब में चला गया, तालाब में चला गया, तालाब का पानी अशुद्ध हो गया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का आदमी छू लिया तो अशुद्ध ही हो जाएगा। कुत्ता पिए, बिल्ली पिए, पशु पिए, पक्षी पिए तो शुद्ध है, लेकिन इंसान छू लिया तो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया तो साहू महाराज के ही नौकरों ने साहू महाराज के ही आदमी को पीट दिया। साहू महाराज बाहर थे उस समय, वापस आए, शिकायत हुई तो दंडित किया जिन लोगों ने पीटा था। लेकिन वहीं पर नहीं रुके साहू महाराज। साहू महाराज ने वो गंगाराम काम्बले को कहा कि काम्बले ये पैसा लो और जा करके चाय की दुकान खोलो। काम्बले ने पैसा लिया, चाय की दुकान खोल लिया। तो साहू महाराज खुद जाकर काम्बले की चाय की दुकान पर बैठते थे। कोई राजा किसी चाय की दुकान पर बैठेगा? साहू महाराज खुद जाकर काम्बले की चाय की दुकान पर बैठते थे, उनकी चाय पीते थे। साहू महाराज ने मजाक में काम्बले को कहा, अरे काम्बले, चाय की दुकान के सामने अपना नाम नहीं लगाया, गंगाराम काम्बले। तो गंगाराम ने कहा कि महाराज, अछूत की चाय की दुकान है, अगर नाम लिख देता तो कोई हमारी दुकान पर आता? तो महाराज ने उसकी चुटकी लेते हुए मजाक में कहा गंगाराम, तुमने तो शहर के पता नहीं कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दिया होगा। लोग तुम्हारी दुकान पर जो चाय पिए होंगे सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया होगा। अच्छा, तुम ऐसा करो कि पैसा और ले लो मुझसे, अब सोडा बनाने वाली मशीन भी लगा लो। अब साहू महाराज खुद वहां जाकर बैठते थे। अब जिसको साहू महाराज से मिलना है तो गंगाराम काम्बले की दुकान पर। तो अब साहू महाराज की वजह से उनके कर्मचारी, जिसको मिलना है, शहर के लोग सब कहां जाते थे? काम्बले की दुकान पर जाते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी सोच वाला राजा मुश्किल है कि आधुनिक भारत के इतिहास में कोई रहा हो। जहां तक मैंने पढ़ा लिखा समझा, मुझे नहीं मिला कोई ऐसी सोच वाला राजा। जो दूरदर्शिता, जो समझदारी छत्रपति साहू महाराज में थी। एक एक काम, विधवा विवाह शुरू करवाने से लेकर बाल विवाह बंद करवाने से लेकर एक एक काम, आप क्या सोच सकते? आप ये समझ लीजिए कि आप भारतीय संविधान पढ़िए और साहू महाराज ने अपने राज्य में क्या क्या किया वो पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो चीजें भारतीय संविधान में लिखना चाहते थे वो एक एक बात साहू महाराज अपने राज्य में लागू कर रहे थे और लागू किया था। हिंदू कोड बिल, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया था। बाबा साहब ने लागू नहीं करवा पाए बाबा साहब संविधान में, क्योंकि बहुमत कांग्रेस के लोगों का ज्यादा था, बात नहीं बन पाई। तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफे में हिंदू कोड बिल एक बड़ा मुद्दा था कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, और ये छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में उस समय लागू करने का काम किया था। तो ये तो हो गया एक राजा के तौर पर बहुत सारा काम छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में किया। अगर वो सारी बातें बताई जाएं तो बहुत लंबा समय लगेगा, मैं उतनी बातें कहना नहीं चाहता। दूसरी बात मैं कहना चाहता, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर सयाजी महाराज के स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए गए थे तो पैसा घट गया, पैसा खत्म हो गया, और पैसा खत्म हो गया तो बाबा साहब को वापस आना पड़ा। साहू महाराज को यह बात पता चल गई कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत होनहार हैं, लेकिन पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई रुक रही है। तो साहू महाराज कोल्हापुर से निकले और बॉम्बे गए, जहां बाबा साहब अंबेडकर रहते थे। मतलब बाबा साहब नहीं आए मदद मांगने के लिए साहू महाराज के पास, साहू महाराज ढूंढ कर, पता निकाल कर, जहां बाबा साहब अंबेडकर रहते थे वहां गए और वहां जाकर कहा, आप पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करेंगे। बाबा साहब ने कहा, महाराज आपने ही बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया, हम ही आ जाते। तो साहू महाराज ने भेजा। फिर जब बाबा साहब कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे
तो कानून की पढ़ाई जब बाबा साहब पढ़ रहे थे तो बाबा साहब को पैसे की कमी हो गई, और जब पैसे की कमी हो गई तो बाबा साहब संकोच कर रहे थे कि कैसे पैसा मांगे, कैसे मांगे। लेकिन उनको कुछ लोगों ने सलाह दिया कि नहीं, पैसा मांगो, साहू महाराज से मांगो, वो देंगे। तो साहू महाराज को बाबा साहब अम्बेडकर ने चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी लिखा 4 सितंबर 1921 को। 4 सितंबर 1921 को बाबा साहब ने छत्रपति साहू महाराज को चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी में लिखा कि मैं मिस्टर दलवी द्वारा निर्देशित किए जाने पर अपनी वित्तीय मुसीबत के बारे में लिख रहा हूं। इस आशा से लिख रहा हूं कि मुझे आपसे मदद मिलेगी। मुझे 100 पाउंड कानून की पढ़ाई के लिए चाहिए। कितना? 100 पाउंड। बाबा साहब क्या लिख रहे हैं? 4 सितंबर 1921 को क्या लिख रहे हैं कि मुझे 100 पाउंड कानून की पढ़ाई के लिए चाहिए, और 100 पाउंड वापस इंडिया आने के लिए चाहिए। अगर यदि महाराज लोन के रूप में या 200 पाउंड की व्यवस्था कर देते हैं तो भारत वापस आकर मैं ये लोन ब्याज सहित वापस कर दूंगा। बाबा साहब क्या लिख रहे हैं कि हमें 100 पाउंड पढ़ाई पूरी करने के लिए चाहिए, और 100 पाउंड वापस करने के लिए चाहिए, अगर वापस आने के लिए चाहिए। अगर ये महाराज मदद करते हैं तो मैं वापस आकर के ब्याज सहित वापस कर दूंगा। तो साहू महाराज को लेटर मिला। तो साहू महाराज ने 6 सितंबर 1921 को दोबारा उनको जवाब दिया, बाबा साहब को जवाब दिया, और बाबा साहब को कहा, मैं आपकी जरूरत का पैसा भेज रहा हूं। आगे लिखते हैं साहू महाराज, कृपया श्रीमती अंबेडकर को यह सूचित कर दें कि किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई को बिना झिझक मुझे लिखें, मैं जितनी भी मदद हो सकेगी करूंगा। साहू महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि ब्याज देना है, पैसा वापस करना, ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं कह रहे। साहू महाराज पत्र पाते ही 4 तारीख को बाबा साहब ने भेजा, 6 तारीख को जवाब दे दिया कि आपका पैसा मैं भेज रहा हूं जो आपको जरूरत है। श्रीमती अंबेडकर मतलब रमाबाई अंबेडकर माता जी को कहा कि कृपया आप उनको भी निर्देशित कर दें, उनको भी कह दें कि अगर कोई आवश्यकता होती है तो हमें सूचित करें, और हम जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। तो साहू महाराज ने ये किया। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब को मूक नायक अखबार शुरू करना था तो साहू महाराज ने मदद किया। तो ये साहू महाराज क्यों मदद कर रहे थे? आज समाज के लोग कैसे सोचते हैं? जाति भावना से सोचते हैं। तो कैसे सोचते हैं? एक आदमी कहता है कि हमारे साहू महाराज ने तुम्हारे बाबा साहब को पढ़ाया, तो दूसरा आदमी क्या कहता है? हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा इसलिए तो तुम ये बोल रहे हो। अरे तो ये लड़ाने वाला मामला हो गया, ये इकट्ठा करने वाला मामला तो रहा नहीं, ये तो लड़ने वाला मामला हो गया। अब हमारे महापुरुष इकट्ठा होकर लड़ रहे थे, अब उनका नाम लेकर हम आपस में लड़ रहे हैं, तो ये अकलमंदी का काम है, बेवकूफ़ी का काम है। तो ये बेवकूफ़ी का काम हम क्यों कर रहे हैं? अकलमंदी का काम ये है कि जब साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर मिलकर लड़े तो जो उनको मानने वाला समाज है वो भी मिलकर लड़ने का काम करे। ये तो अकलमंदी का काम है। और ये इससे तो ब्राह्मणों को फायदा होगा, जब एक कहेगा हमारे साहू महाराज ने बाबा साहब को पढ़ाया, दूसरा कहेगा हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा इसलिए तुम बोल रहे। तो इसके लिए किया क्या? साहू महाराज मदद कर रहे थे तो एहसान लादने के लिए कर रहे थे क्या? एहसान लादने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि साहू महाराज को चिंता थी, क्योंकि ये वो दौर था, ये वो समय था जब अंग्रेज देश छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। और कांग्रेस एंड पार्टी जो थी, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, वो सब कुछ ब्राह्मणों के हाथ में देने की तैयारी में थे। साहू महाराज इस बात को लेकर चिंतित थे, क्या होगा इस देश के शोषित वंचित समाज के लोगों का? जब अंग्रेज चले जाएंगे तो शोषित वंचित समाज के लोगों का क्या होगा? इस बात को सोच सोचकर साहू महाराज चिंतित थे और उसकी भूमिका बना रहे थे, ताकि जब अंग्रेज देश छोड़कर जाएं तो हमारे लोगों को भी हक अधिकार मिल जाए। इसके लिए साहू महाराज कोशिश कर रहे थे कि इस बहुजन समाज से पढ़ा लिखा नौजवान कोई
आगे आना चाहिए जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करे। और वो नौजवान साहू महाराज कितना पारखी थे, कितना समझदार थे कि उन्होंने ऐसे आदमी के ऊपर हाथ रखा जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और सबको सबका हक अधिकार दिला दिया। तो साहू महाराज कितना, उनकी दृष्टि कितनी अच्छी थी कि वो समझ गए कि बाबा साहब अम्बेडकर वो नौजवान हैं जो इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके लिए साहू महाराज बाबा साहब को मदद कर रहे थे, एहसान करने के लिए नहीं। वैसे तो राजा थे, बहुत लोगों को मदद करते थे, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर को खास तौर से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे। इसलिए 1918 में जब साउथ बरो कमीशन आया तो साहू महाराज के कहने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भास्कर राव जाधव ने ओबीसी और एससी के लिए विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया। और जब ये आरक्षण की मांग हुई तो उस समय तिलक कांग्रेस के नेता थे। तिलक कह रहे थे कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, तेली तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे। ये लाइन तिलक की थी जो क्या कहते थे, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहे। तो अपने लोग क्या समझे, अरे स्वराज्य मतलब सबका राज। और वो क्या समझ रहे थे, स्वराज्य मतलब हम ब्राह्मणों का राज। तिलक क्या समझ रहे थे, हम ब्राह्मणों का राज। और हमको क्या समझा रहे थे, सबका राज। तो ये समझने ना समझने का ही तो सारा खेला है। तो उस लिए साहू जी महाराज ये लड़ाई लड़ रहे थे। और जब ये मांग हुई तो उसके बाद साहू महाराज ने बाबा साहब को कहा कि आप जा करके जो भारत मामले के मंत्री हैं मॉन्टेग्यू, उनसे आप जाकर मिलो। तो बाबा साहब उनसे जाकर मिले, मॉन्टेग्यू से मिले। और 25 नवंबर 1920 को साहू महाराज को बाबा साहब अम्बेडकर लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। और उस चिट्ठी में कहते हैं कि मॉन्टेग्यू जो अंग्रेजों के मंत्री थे भारत मामले के, उनसे मिले जब बाबा साहब, तो वो कहते हैं, वो बाबा साहब चिट्ठी लिखते हैं साहू महाराज को कि मॉन्टेग्यू बहुत अच्छे से पेश आए और बहुत देर तक ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच में समस्याओं और विवादों पर हमने चर्चा किया। महाराज गैर ब्राह्मणों के आंदोलन के बारे में उनको गुमराह किया गया है। बाबा साहब क्या लिख रहे हैं कि जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं इसके बारे में मॉन्टेग्यू जो भारत मामले के मंत्री हैं अंग्रेजों के, उनको गुमराह किया गया है। तो ये लड़ाई की पृष्ठभूमि है, जिस लड़ाई को ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के सामने कहा था कि हम लोगों को भी प्रतिनिधित्व चाहिए, अगर हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो ये ब्राह्मणों का कब्जा हो जाएगा। उस लड़ाई को 1918 में छत्रपति साहू महाराज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और भास्कर राव जाधव और बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से वो मांग करवा रहे हैं कि इन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया था। 1918 में छत्रपति साहू महाराज ने अंग्रेजों को लिखा, क्या लिखा कि ये बिना सेपरेट इलेक्टोरेट के गैर ब्राह्मणों का भला नहीं होगा। साहू महाराज ने लिखा इनका भला नहीं होगा, वो इनको गुलाम बना लेंगे और मजबूरी में उनको ही वोट देना पड़ेगा, इनके सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा, इसलिए इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू किया जाए। तो एक एक बात जो ज्योतिबा फूले कहते थे अपने समय में, साहू महाराज ने उसको अपने राज्य में लागू किया। और वो एक एक बात जो साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो एक एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखने की कोशिश किया। जितना उनकी चली, जितना वो लिख पाए उतना उन्होंने लिखने का काम किया। और जो बच गया था उसके लिए आजीवन, जब तक वो रहे उनका महापरिनिर्वाण नहीं हो गया तब तक संघर्ष करते रहे। इससे एक बात हमको समझने की जरूरत है कि जो लड़ाई ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे वही लड़ाई छत्रपति साहू महाराज लड़ रहे थे और वही लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे।
तो ये एक ही लड़ाई है, ये अलग अलग लड़ाई नहीं है। और जब हमारे पूर्वज मिलकर लड़ रहे थे तो हम अलग अलग क्यों लड़? साहू महाराज और बाबा साहब मिलकर पार्टी भी बनाना चाहते थे, क्योंकि साहू महाराज जानते थे कि जल्दी अंग्रेज देश छोड़कर जाने वाले हैं, और जब अंग्रेज देश छोड़कर जाएंगे तो इस देश पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इसलिए साहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर मिलकर पार्टी बनाने की योजना बना रहे थे। अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा कि हम और डॉक्टर अम्बेडकर मिलकर पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बात ब्राह्मणों को पता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों को पता हो गई, और पता हो गई इसलिए जल्दी साहू महाराज हम लोगों के बीच से चले गए, नहीं तो साहू महाराज और दिन रहते। और साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को तैयार ही नहीं किया, बल्कि घोषित भी कर दिया। नागपुर में जब सभा हुई तो साहू महाराज ने कहा, आपको आपका मुक्तिदाता अम्बेडकर के रूप में मिल गया है। घोषित कर दिया, मिल गया है आपको आपका मुक्तिदाता अम्बेडकर के रूप में मिल गया, ये घोषित कर दिया। अब ये घोषित कर दिया और बाबा साहब ने संविधान में सब अधिकार दे दिए, इसके बावजूद भी खास तौर से जो जातीय समाज है भारत का, वो जाति के आधार पर सोचता है किसी महापुरुष के बारे में। महापुरुष के बारे में जाति के आधार पर सोचने की जरूरत नहीं है, महापुरुष के काम के आधार पर सोचने की जरूरत है। तो अगर आज हम साहू महाराज की जयंती मना रहे तो साहू महाराज ने कहा कि ये मुक्तिदाता हैं आपके, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी सभा में कहा कि अगर साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं होते। दोनों में लगाव था, दोनों में प्रेम था, दोनों मिलकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। आज हम उनका नाम लेकर लड़ने का काम करते हैं, यह किसी भी स्थिति में सही बात नहीं। दूसरी बात, अगर 10 साल साहू महाराज और जीवित होते, 22 से 32 तक अगर साहू महाराज होते तो गोलमेज सम्मेलन में साहू महाराज भी होते। अगर गोलमेज सम्मेलन में साहू महाराज होते तो ओबीसी को 92 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1932 में जैसे SC ST को रिजर्वेशन मिला, वैसे ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल गया होता, इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और बात, जो पूना पैक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी दबा ले गए और जबरदस्ती से पूना पैक्ट करवा ले गए, अगर छत्रपति साहू महाराज होते 1932 तक तो गांधी जी की दाल गलने वाली नहीं थी और पूना पैक्ट होने वाला नहीं था, और सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता। और सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो आज आज़ादी के 77 साल से जो 3.5% लोग दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये दिल्ली की कुर्सी पर नहीं होते, इनका कब्जा नहीं होता। तो ये इतना बड़ा योगदान छत्रपति साहू महाराज का है, मगर ये योगदान लोगों को पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत प्रचार हो गया तो इतना पता है कि आरक्षण पहले लागू किया था, आरक्षण के जनक हैं, आरक्षण के जन्मदाता हैं, केवल इतना ही पता है। लेकिन बहुत सारी बातें नहीं पता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बहुत सारी बातें मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन आखिरी 1-2 बात और कहना चाहते हैं। देखिए, ब्राह्मणों ने इस समाज को जातियों में बांटा, लेकिन जाति के नाम पर हमें कोई अधिकार नहीं। जाति का नशा है, जाति के नाम पर अधिकार नहीं है। जाति का नशा है, जाति के नाम पर अधिकार नहीं है। और जब जाति के नाम पर अधिकार नहीं है तो जाति की लड़ाई लड़ोगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। हमने देखा प्रैक्टिकल में, जिसकी सरकार रहती है उसको खूब गाली देते हैं, 5 साल खराब काम कर रहा, खराब काम कर रहा, खराब काम कर रहा, फिर उसी के जाति के आदमी को टिकट मिल जाता, फिर वही पार्टी अच्छी हो जाती। इसी चुनाव में हमने पूछा, हमने कहा अरे भाई, कल तक तो कह रहे थे कि भाजपा ये गलत कर रही, ये गलत कर रही, ये गलत कर रही, आज सही हो गई। कहा नहीं, बिरादरी की इज्जत का सवाल है। तो हमने कहा तुम्हारी बिरादरी ने कोई मीटिंग किया होगा, उसमें इसको कैंडिडेट घोषित किया होगा, इसलिए तुम्हारी बिरादरी की इज्जत दांव पर लगी है। कहा बिरादरी की कोई मीटिंग नहीं हुई। हमने कहा फिर किसने तुम्हारी बिरादरी के आदमी को कैंडिडेट घोषित कर दिया? कहा वो तो बीजेपी हाई कमान ने घोषित कर दिया है। तो हमने कहा बीजेपी हाई कमान तो आरएसएस का है, वो तो तुम्हारी जाति का है नहीं।
तो उसमें तो जो सबसे टॉप क्लास का गुलाम आदमी होगा उसको टिकट दिया जाएगा। गुलामों में कंपटीशन होता है और उसमें जो टॉप क्लास का गुलाम है उसको टिकट दिया जाता है। अगर तुम्हारी बिरादरी का गुलाम आदमी संसद में चला गया तो वहां भी तो गुलामी करेगा, तुम्हारे हक अधिकार के लिए बोलेगा थोड़े ही। तो तुम्हारी बिरादरी की इज्जत जो दांव पर लगाए हो ये बेकार चली जाएगी और तुम्हारे बच्चों के हक अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। तो आज तो यही हो रहा है ना, हर बिरादरी का एक नेता और वो अपनी बिरादरी में जाता है और उसको सिक्योरिटी दी जाती है, उसको गाड़ी दी जाती है ताकि वो जब बिरादरी में जाए तो लगे बड़का नेता है। और बड़का नेता पहुंच गया तो फिर भाषण करता है कि हमारी बिरादरी को इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया। बिरादरी वाले सोचते बहुत बड़का नेता है, आया है, सम्मान दिया है इस पार्टी ने इसको। अब वो पार्टी आरक्षण खत्म कर रही, जाति जनगणना नहीं कर रही है, आपके बच्चे आईएएस पास हो जा रहे हैं उनकी नियुक्ति नहीं दे रही है, हर चीज पेपर लीक करवा रही है, आपका सत्यानाश कर रही है। लेकिन बिरादरी का नेता आया है इसलिए करना है। तो एक आदमी को मिनिस्टर बनाने का, एक आदमी को सांसद बनाने का, एक आदमी को विधायक बनाने का और पूरी बिरादरी का सत्यानाश करने का, पूरी बिरादरी का समर्थन लेने का, ये सस्ता सौदा है नहीं है, ये सस्ता सौदा नहीं है, ये महंगा सौदा है। और इस सौदे से समाज को निकलना। अब जाति के नशे के साथ साथ धर्म का नशा भी बहुत बड़ा है। अब धर्म का नशा इतना बड़ा है, अब जाति के नाम पर लड़ाई लड़ोगे तो अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसे धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ोगे तो अधिकार नहीं मिलेंगे। लड़ तो लिया, उदाहरण के साथ बता रहा हूं। एक तो धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है और अगर अधिकार लिख भी दिया जाए धर्म के नाम पर तो आपको मिलेगा? SC ST OBC को मिलेगा? नहीं मिलेगा। धर्म के ठेकेदार जो हैं 3.5% के ब्राह्मण, उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण देकर बताकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% OBC को केवल 27% आरक्षण मिला और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जो अपने बेटा बेटी को पढ़ा सकता उसको नहीं मिलेगा, जो नहीं पढ़ा सकता वो ले ही नहीं सकता। ऊपर से भी खत्म, नीचे से भी खत्म। आपके साथ धोखा हो गया। आपको तो दिल्ली घेरना चाहिए था, लेकिन पंडित जी लोगों ने कहा अयोध्या घेरो। अरे घेरना दिल्ली था, दिल्ली घेरते तो नौकरी मिलती, दिल्ली घेरते तो 52% आरक्षण मिलता। आप दिल्ली नहीं गए, आप कहां गए? क्योंकि पंडित जी आपके घर में आए, कहा अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है, चलो अयोध्या। आप अयोध्या गए। अब हाथी जैसा शरीर है OBC का 52%, गया टक्कर मारा, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को गिर गई। अब बाबरी मस्जिद गिर गई, चलो कुर्बानी दे दिया करोड़ों नौकरियों की मंदिर के लिए, अब मंदिर बन रहा है। एक भी OBC को रखा क्या? ट्रस्ट में एक को तो रख लेते, एक भी OBC को नहीं रखा। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा, ये बड़के बड़के नेता थे उस समय जब मस्जिद गिराना था। आज कहां है पता है किसी को? आज नहीं पता है। वहीं मंदिर बना, अयोध्या में विनय कटियार रहते हैं, कोई पूछा तक नहीं उनको। ये हाल है। कल्याण सिंह जब राज्यपाल पद से रिटायर हुए, उन्होंने अखबार वालों को बयान दिया कि अब मैं फिर से सक्रिय राजनीति में आना चाहता हूं, फिर से राजनीति करना चाहता। RSS BJP हाई कमान को खबर मिल गई कि ये तो कल्याण सिंह को राज्यपाल बनाकर रिटायर कर दिया हम लोगों ने, ये रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है, ये फिर से राजनीति करना चाहते हैं। कल्याण सिंह को नोटिस आ गई। कौन से मामले में नोटिस आ गई? बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में नोटिस आ गई। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर तो वहां बनेगा लेकिन मस्जिद गिराना गलत था। गलत था का मतलब ये है कि जो जो लोग गिराने में हैं वो बरी नहीं हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया ये नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? अगर बोलेंगे तो गिराने वाली केस में ही अंदर डाल देंगे। तो जाति के नाम पर लड़ोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, धर्म के नाम पर लड़ोगे तो उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो हमको किसके नाम पर लड़ना? तो बाबा साहब ने कहा SC ST
ओबीसी माइनॉरिटी जो हजारों जातियों के टुकड़े में बटा समाज था, उसको 4 जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने ला करके खड़ा कर दिया। अब आपको कौन सी लड़ाई लड़नी है? एससी की, एसटी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की। इस पर अधिकार है ना, इस पर लड़ाई लड़ो। जिस पर अधिकार है उस पर लड़ाई लड़ो। जिस पर अधिकार है उस पर लड़ते नहीं हो, और जिस पर कोई अधिकार नहीं है उसकी लड़ाई लड़ते हो, तो अधिकार कहां से मिलेगा? इसकी लड़ाई लड़ो। और एक आखिरी बात, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। देखो, घोड़ा और घास की दोस्ती नहीं हो सकती, सांप और न्योले की दोस्ती नहीं हो सकती, चींटी और हाथी की दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती जिससे आपके हित टकराते हैं उससे नहीं हो सकती। घोड़ा घास की बहुत गाढ़ी दोस्ती हो गई, और फिर घोड़े को भूख लगी तो घोड़ा घास को खा लेगा। तो ये दोस्ती हजम करने वाली दोस्ती है। वो आते हैं, पहले भाई बनाते हैं, फिर चारा बनाते हैं। तो ये तय करो, ना भाई बनना है और ना चारा बनना है। ये तय करो, भाई भी नहीं बनना है, चारा भी नहीं बनना है। जब पता चल गया भाई बनाकर चारा बनाते हैं तो नहीं बनना, फिर दोस्ती किससे करनी? देखो, शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी का कोटा पूरा नहीं हुआ, सच्चर कमीशन कहता है कि मुसलमानों को इस देश में कुछ नहीं मिला। तो ये जो है ये अधिकार वंचित लोग हैं, तो इनके साथ दोस्ती हो सकती है क्योंकि इनके हित आपस में नहीं टकरा रहे हैं। लेकिन जो 80% कब्जा किया हुआ है, उससे जब आप कहोगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो क्यों मानेगा? वो तो 3.5% होकर 80% कब्जा किया है, वो क्यों ये बात मानेगा? वो तो सोचेगा हमारा कम हो जाएगा, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उससे दोस्ती करने से काम नहीं चलेगा। अभी एक रिपोर्ट आई कि लगभग 84% जो संपत्ति है भारत की, उस पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है, हम लोग नहीं हैं। तो ये जो सारा मामला है, तो जिन लोगों ने पहले से हड़प कर रखा है उनसे दोस्ती करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो जैसे शेर बूढ़ा हो जाता है तो नाटक करता है कि मैं शाकाहारी हो गया हूं, तो जो समझदार जंगल का जानवर है वो तो नहीं फंसता उसके झांसे में, क्योंकि वो जानता ये बूढ़ा शेर जरूर हो गया लेकिन शिकार हमारा ही करेगा, तो वो तो झांसे में नहीं पड़ता है। लेकिन जो समझदार नहीं है वो शेर के झांसे में पड़ जाता है। अरे बूढ़ा हो गया, नाखून भी झड़ गए, बाल भी झड़ गए, अब ये साधु हो गया, महात्मा हो गया, शिकार नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ साधु महात्माओं को हमारे बीच में साधु महात्मा बना के उतारा जाता। अरे ये तो आरक्षण का समर्थक है, ये तो ये है, ये तो वो है, और हमको मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। तो हमें तय करना है कि स्वाभाविक दोस्ती कहाँ हो सकती है। तो स्वाभाविक दोस्ती एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की हो सकती है। और अगर ये दोस्ती हो जाए तो 90% हम हैं, 90% हैं। तो जगदेव बाबू ने जो कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सपना साकार किया जा सकता है। अगर ये दोस्ती कायम हो जाए तो ये सपना साकार किया जा सकता। जो बाबा साहब ने कहा कि हमें शासक वर्ग बनना है, ये सपना साकार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा तो कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। मतलब गाड़ी कितनी भी बढ़िया खरीद लो, 1 करोड़ की खरीद लो, और ड्राइवर घटिया रख दोगे तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। इसका मतलब ये है तो संविधान बढ़िया है, चला कौन रहा है? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आजादी के 77 साल में एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी का नाम बताओ जिसने देश की केंद्र सरकार चलाई हो। एक आदिवासी की पार्टी का नाम बताओ जिसने केंद्र सरकार चलाई हो। एक ओबीसी की पार्टी का नाम बताओ जिसने 5 साल के लिए केंद्र सरकार चलाई हो। एक माइनॉरिटी की पार्टी का नाम बताओ जिसने केंद्र सरकार चलाई हो। एक राजपूत की पार्टी का नाम बताओ जिसने केंद्र सरकार चलाई हो। एक वैश्य की पार्टी का नाम बताओ जिसने केंद्र सरकार चलाई हो। तो एक ने भी नहीं चलाया। मतलब देश के 96% आवाम जो है वो एक भी पंचवर्षीय 77 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला पाई। केवल 3.5% के लोग अदला बदली करके चलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस भगाओ तो बीजेपी लाओ, और बीजेपी भगाओ तो कांग्रेस लाओ, यही चल रहा है। वो 10 जूता मारता है तो हम चिल्लाते हैं, हम चिल्लाते हैं तो दूसरे को लाते हैं, तो दूसरे के कान में कहता है तुम्हारी योग्यता से तुमको नहीं ला रहे हैं,
अरे हम इनको 10 जूता मार रहे थे इसलिए ये चिल्ला रहे थे, तो विकल्प के रूप में तुम्हें ला रहे हैं। तो तुम्हारी योग्यता से नहीं ला रहे, तुमसे खुश हैं इसलिए ला रहे, हमारी योग्यता से हमने इनको 10 जूता मारा इसलिए तुमको ला रहे थे। एक बात का ध्यान रखना, 10 का 8 मत करना ताकि दोबारा हमको भी मौका मिले, 5 बढ़ा देना। तो दूसरी आती है तो 5 बढ़ा देती है। 13 से 24 तक ही देख लो, ज्यादा लंबा बताने समझने की जरूरत नहीं है। 13 में एक को भगाओ का मामला चल रहा था और 24 में दूसरे को भगाओ का मामला शुरू हो गया था। तो ये समझा रहे हैं, तो वो 5 बढ़ा दिया तो 10 का 15 हो गया। कहा तो वही ठीक थी, कहा वही ठीक थी। तो जब 15 हो गया तो उसने कहा देखो तुम ज्यादा खुश ना हो, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, तुमसे ये लोग खुश नहीं है, ये तो हमने 5 बढ़ा दिया ना इसलिए तुम्हारी तरफ जा रहे हैं। तो तुमको भी मौका मिले तो तुम भी एक काम करना, 15 का 12 मत कर देना, 2-4 और बढ़ा देना ताकि हमको भी फिर मौका मिले। तो 75-77 साल से ये चल रहा है। और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, उनको एक एक क्षेत्र तक रोक कर रखा गया है, और या तो कांग्रेस के नीचे लटके या तो बीजेपी के नीचे लटके हैं, लटकना मजबूरी है। और इनके जहां ये नहीं है राष्ट्रीय पार्टियां, वहां इनकी पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही। जैसे बिहार में कांग्रेस लालू यादव की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है, बीजेपी नीतीश कुमार की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। अगर ये दोनों अपनी पीठ हटा ले, दोनों धड़ाम से गिर जाए। अरे दोनों अपनी पीठ हटा ले तो धड़ाम से गिर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अखिलेश जी की पीठ पर चढ़ गई तो इतनी सीट पा गई, नहीं तो 0 ही होता, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये जो बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा है, अगर इसको रोकना है, देखो भारत को विश्व गुरु हमारे पूर्वजों ने बनाया था, भारत को सोने की चिड़िया हमारे पूर्वजों ने बनाया था, भारत को अखंड भारत हमारे पूर्वजों ने बनाया था। ये नारा दे सकते हैं, बना नहीं सकते, कर्जा लगातार बढ़ रहा है। नारा दे सकते, बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना? ये देश ही इनका नहीं, कैसे बनाए? टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छपी कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता ही नहीं यहाँ से, मतलब मूल भारतीय नहीं है। आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदते हो, दूसरों को देने के लिए 100 बार सोचते हो। देश चलवा रहे हो 77 साल से दूसरों को। बाबा साहब ने अधिकार दे दिया, तुम चलाओ, तुम्हारी संख्या ज्यादा है, चलवा रहे हो दूसरों से, तो सत्यानाश नहीं होगा, देश का भी होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी होगा। और वही हो रहा है। अगर इसको रोकना चाहते हैं तो देश हमारा है, हम ही चलाएंगे। यूएनओ भी कहता है कि उसी देश के लोग देश चलाएंगे, दुनिया मानती, संयुक्त राष्ट्र संघ मानता है। तो देश हमारा है, हम ही चलाएंगे। लेकिन देश भी हमारा है, संख्या भी हमारी ज्यादा है, लेकिन लोग हमारे हैं और लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। इसका क्या करें? इसलिए हम लोग तो वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ईवीएम की बहुत बड़ी लड़ाई देश भर में लड़ रहे हैं। लेकिन हमने मेश्राम साहब से कहा और कई मंचों पर भी कहा कि ईवीएम के खिलाफ तो लड़ना ही है, लेकिन ईवीएम जितना खराब है उतना ही हमारे लोगों का दिमाग भी खराब है। अगर ईवीएम ठीक हो गई और दिमाग खराब बना रहा तो मामला बनेगा नहीं। इसलिए ईवीएम भी ठीक करना है और अपने लोगों का दिमाग भी, जो पंडितों के इशारे पर चलता है, उसको ठीक करना है। क्योंकि बटन बूथ पर दिमाग दबाता है, हाथ नहीं दबाता। दिमाग जिसको ऑर्डर करता है वो बटन दबती है। तो अगर हमारी संख्या ज्यादा है, हम 90 हैं, तो 90 वाला दिमाग जब बनेगा तब ये लड़ाई मजबूत होगी। अगर 90 वाला दिमाग नहीं बनेगा तो हमारा आदमी हमारे दुश्मन के पाले में खड़ा हो जाएगा और वो राज करेगा, हमारा सत्यानाश करेगा। इसलिए जागरूकता गांव-गांव में फैलाना होगा, घर घर में फैलाना होगा। और ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का काम है। मैं जानता हूं हमारी सभा में जो आते हैं वो समझदार लोग हैं, लेकिन आप समझदार हो तो वोट एक ही गिना जाएगा, और गांव में जो समझदार नहीं है उसका भी वोट एक ही गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप समझदार हो गए तो आपका 10 गिना जाएगा। मैं अभी 2-3 दिन पहले बिहार के बेगूसराय में था, तो एक मैडम बोल रही थी कि साहब हमको 100 आदमी समझा जाए एक आदमी को। हमने कहा मैडम हम तो समझ लें आपको 100 आदमी, लेकिन बाबा साहब ने एक ही समझा है, तो हम क्या करें?
कोई भी आदमी वोट डाले जाएगा तो उसका एक ही गिना जाएगा। बाबा साहब ने हर आदमी को एक के बराबर ही समझा है, किसी को 10, 20, 50, 100 नहीं समझा है। तो हम कैसे समझ लें जब बाबा साहब ने एक समझा है? आप समझदार हैं तो भी वोट एक ही गिना जाएगा। समझदार की संख्या कम रहेगी तो ना समझ वालों को दुश्मन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहका ले जाएगा और वो मजबूत हो जाएगा। तो अगर आप अपने लोगों को समझदार नहीं बना पाए तो दुश्मन मजबूत रहेगा। इसलिए जो समझदार नहीं है उनको समझदार बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। पहले हमारे लोग नारा लगाते थे कि पिछड़ा वर्ग शेर है, बस जागने की देर है। हमने कहा थोड़ा परिवर्तन कर लो, क्योंकि कुंभकर्ण जो रामायण में पात्र थे वो 6 महीने में एक बार जग जाते थे, ऐसा लिखा है। लेकिन ओबीसी 77 साल में नहीं जगा तो 700 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर भी जगेगा कि नहीं जगेगा कुछ पता नहीं है। तो इसलिए 700 साल में ना हम रहेंगे ना आप लोग रहेंगे। इसलिए ऐसा करो कि ये नारा ही बदल लो। तो बोले क्या नारा होना चाहिए? हमने कहा ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। तो जगाने का काम किसका है? अरे जो जगह यहाँ आया है आदमी, उसका का। इतने लोग अगर सगड़ी विधानसभा का एक एक गांव पकड़ ले, एक एक बूथ पकड़ ले, कौन सा गांव कौन सा बूथ बच जाएगा जिस पर जागृति नहीं आ जाएगी? सब पर आ जाएगी। और अगर सब जागृत हो जाएंगे तो देश में परिवर्तन हो जाएगा। पिछली बार लोकसभा में 15 लाख से ज्यादा बूथ थे। अगर 15 लाख ही मान लें, 10-10 आदमी अगर एक एक बूथ पर तैयार हो जाएं तो 15 करोड़ आदमी तैयार हो जाएंगे। फिर दिल्ली बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। फिर क्या होगा? कहेंगे अपने गांव के सामने ही बैठ जाओ, जो सड़क मिलती वहां बैठ जाओ, बैनर लगाओ, जाति आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो, अपने गांव के सामने ही बैठ जाओ। वो खुद ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि कुर्सी भी लो, जनगणना भी करो। तो ये हो सकता है, इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ छत्रपति साहू महाराज के जन्मदिन की पुनः आप सभी को शुभकामना देते हुए, आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्य।